वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। बिहार में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। बुधवार को 88 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस दौरान 3 मरीजों की मौत इस महामारी से हुई है। ये आंकड़े इसलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि सोमवार को सुबह में 54 केस सामने आए थे, जो मंगलवार को बढ़कर 82 पहुंच गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बुधवार सुबह तक सक्रिय कोविड केस के मामले में बिहार देश में 7वें स्थान पर था। आंकड़े परेशान कर रहे हैं क्योंकि तीसरी लहर का अंदेशा बढ़ने लगा है। कोविड-19 की दूसरी लहर की रफ्तार कम हुई है, खतरा टला नहीं है। डरावने डेल्टा वेरिएंट का संकट मंडरा रहा है। दरअसल इस साल की शुरुआत में लोगों में कोरोना के प्रति एक बेफिक्री का भाव आ गया था। भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जा रहे सामाजिक दूरी से जुड़े नियमों और दूसरी सलाहों को लोग हवा में उड़ाने लगे थे। नियम तोड़ने पर होने वाले जुर्मानों का भी कोई खौफ नहीं रह गया था। नतीजा गांव-गांव और शहर दर शहर इसकी चपेट में आने लगे। बेमौके आयोजित किए गए धार्मिक जमावड़ों और चुनावी रैलियों ने सुपर स्प्रेडर घटनाओं का रूप ले लिया। इनके चलते कई राज्य सरकारों को लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा। उनमें से बिहार भी एक था। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 129 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। अभी सूबे में 589 एक्टिव केस है। नए पॉजिटिव केस और डिस्चार्ज किए गए मरीजों के आंकड़ों के मुताबिक बिहार की रिकवरी रेट 98.59% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत 97.36% से 1.23% ज़्यादा है। पटना में बुधवार को सबसे अधिक 93 एक्टिव केस थे। इसके बाद पूर्वी चंपारण में 51 और भागलपुर में 31 केस पाए गए। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि चिंता की कोई विशेष बात नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर होने के दौरान कुछ मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता में देरी हुई, लेकिन इसकी कमी से कोई हताहत नहीं हुआ। हमने सरकारी और निजी अस्पतालों में भी सभी मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। दूसरी लहर के चरम पर रहने के दौरान 232 मीट्रिक टन तक मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, जो सामान्य स्थिति से 14 गुना अधिक थी। अब स्थिति पर नियंत्रण का प्रयास जारी है। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में एलओसी पर गतिरोध के बीच चीन की तरफ से लगातार नई नई योजनाएं बनाई जा रही है। चीन ने युवा तिब्बतियों को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में शामिल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। चीन चाहता है कि तिब्बती युवा सेना में शामिल होने के साथ ही स्थानीय मिलिशिया में भर्ती हो और बॉर्डर पर गाइड के रूप में कार्य करे। चीन की तरफ से अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करने और अपने एयरबेस को अपग्रेड करने का काम लगातार जारी है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। चीन में एक ऐसा शासन है जो सतह पर भले मजबूत दिखे पर बहुत कम सुरक्षित है और इसलिए खुलेआम आक्रामकता इसका पसंदीदा तरीका है। ये जैसे जैसे झिंजियांग और हांगकांग में अपने आचरण के लिए वैश्विक जांच के दायरे में आएगा, वैसे वैसे तिब्बत और ताइवान पर और रक्षात्मक होता जाएगा। यही कारण है कि भारत के विशेष फ्रंटियर फोर्स की दक्षता से परेशान पीएलए भी अधिक से अधिक तिब्बतियों की भर्ती की कोशिश कर रहा है। पीएलए ने इस साल टीएआर में सैन्य अकेडमी में प्रवेश के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से 17 से 20 आयु वर्ग के 70 से अधिक तिब्बती छात्रों की भी भर्ती की है। एक अधिकारी ने कहा, ये सीमावर्ती गांव के तिब्बती निवासियों को भी शामिल कर रहा है, जिन्हें एलएसी का अच्छा भौगोलिक ज्ञान है, ताकि वे अपने गश्त दलों के साथ गाइड के रूप में काम कर सके। इसके साथ ही पीएलए ने एक साथ टीएआर में यातुंग काउंटी के तहत सिक्किम के सामने चुम्बी घाटी में मिलिशिया का एक नया ग्रुप खड़ा किया है। इन लड़ाकों में से एक को मिमांग चेटन के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है जनता के लिए। इसमें पीएलए की तरफ से प्रशिक्षित स्थानीय तिब्बती युवा शामिल हैं। एक बैच में लगभग युवाओं के साथ एमसी के कम से कम 2 बैचों को तैनात किया गया है। भारतीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि नवीनतम खुफिया रिपोर्टों से ये भी पता चलता है कि चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के नगारी प्रांत जैसे कुछ क्षेत्रों में प्रत्येक तिब्बती परिवार के लिए कम से कम एक युवा पुरुष सदस्य को पीएलए में शामिल होना अनिवार्य बना दिया है। बिहार पुलिस ने रोहतास में एक अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैरतअंगेज रूप से इनमें शामिल लोगों ने युवतियों को गुमराह किया और देह व्यवसाय के दलदल में पहुंचा दिया। एक अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने 6 नाबालिग लड़कियों को भी छुड़ाया, जिन्हें मुंबई के डांस बार में सप्लाई किया जाना था। गिरोह का रोहतास और मुंबई के अलावा मुजफ्फरपुर, पटना, रक्सौल में नेटवर्क बना हुआ था। बिहार पुलिस के अनुसार 19 जुलाई को 14 साल की एक बच्ची सेक्स रैकेट की सरगना रेखा देवी उर्फ बुआ की कैद से फरार हो गई। किसी तरह वह घटना में बाल कल्याण विभाग के कार्यालय पहुंच गई।
पीड़िता ने अधिकारियों के सामने अपनी आपबीती सुनाई, जिन्होंने तुरंत पटना पुलिस को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। चूंकि मामला देह व्यापार और मानव तस्करी से जुड़ा था, इसलिए बिहार पुलिस कमजोर वर्ग के एडीजी अनिल कुमार ने तुरंत एक बचाव दल का गठन किया। दल ने सोमवार तड़के छापेमारी की। छापेमारी के दौरान हैरान करने वाली कई जानकारियां मिली। पता चला कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की 12 वर्षीय नाबालिग बहन की हत्या कर दी है। रेखा देवी उर्फ बुआ, गोपाल नट, शंकर नट, विकास और सोनू को गिरफ्तार किया है। रेखा विक्रमगंज में उस घर में कड़ी सुरक्षा करती थी जहां नाबालिग लड़कियों को बंदी बनाकर रखा जाता था। पुलिस अधिकारी ने इस रैकेट के बारे में बताया कि रेखा अच्छी तनख्वाह के साथ ऑर्केस्ट्रा में नौकरी देने के आकर्षक ऑफर देती थी। एक बार एक लड़की जाल में फंस गई तो उसने उसे घर में बंदी बना लिया जाता था, फिर उसे मुंबई ले जाया जाता था। आरोपी का मुंबई में भी एक घर है, वही कड़ी सुरक्षा में लड़कियों को रखा जाता था। इसके बाद मांग के अनुसार लड़कियों की सप्लाई होती थी। चंगुल में फंसी युवतियों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर बंद कार में ले जाया जाता था, जहां अनेक लोग होते थे। पुलिस ने आईपीसी की संबंधित धाराओं हत्या, मानव तस्करी, अपहरण और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस टीम ने घर से गर्भावस्था और गर्भपात की गोलियों के अलावा 1,71,000 रुपए नकद भी जब्त की है। पीड़ितों को रोहतास जिले में एक आश्रय गृह में भेज दिया गया है। कोरोना वायरस और आतंक के खतरे से पूरी तरह महफूज रखने के लिए लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही है। खुफिया एजेंसियों ने ड्रोन हमले से लेकर आत्मघाती अटैक के खतरे को लेकर अलर्ट किया है। सुरक्षा तैयारियों में लगे अफसर का कहना है, पिछले साल 7 अगस्त से लाल किले को बाहरी लोगों के लिए सील किया गया था, लेकिन इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए लाल किला को 21 जुलाई से 15 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल हाल के दिनों में सीमा पर ड्रोन से आतंकी साजिश के प्रमाण मिले हैं। आतंकियों के लिए ये सबसे महफूज तरीका बनता जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी साजिश का इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बल ज्यादा सतर्क है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर ही एसएसआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है। बुधवार को उत्तर जिले की एडिशनल डीसीपी अनिता रॉय ने कहा कि 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए हमने लगभग 2 महीने पहले से ही लाल किले पर स्टाफ तैनात कर दिया है। बाजारों में और चांदनी चौक पर नियमित चेकिंग चल रही है। 15 अगस्त के दिन पिछली बार की तरह इस बार भी 50% लोगों को ही अनुमति होगी। लाल किले की निगाहबानी में 500 हाई रिजोल्यूशन कैमरे फिट किए गए हैं। इसमें सबसे खास है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। ये इसलिए लगाया गया है ताकि कोई भी संदिग्ध आए तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को मिल जाए। लाल किला परिसर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनकी फुटेज को हर सेकंड मॉनिटर किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अलावा एनएसजी, एसपीजी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ व अन्य फोर्स तालमेल के साथ सुरक्षा में तैनात किए जा रहे हैं। यहाँ पर स्क्वाड और पराक्रम वैन कमांडो सहित लगाए गए हैं। साथ ही वर्दी में भी पुलिसकर्मी लाल किले के अंदर और बाहर तैनात हैं। लाल किले की सुरक्षा में लगाए गए जवानों की मुस्तैदी परखने के लिए रियलिटी चेक ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पुलिस अफसर के मुताबिक अलग अलग हुलिया में तौर तरीके बदलकर सुरक्षा घेरे में सेंध लगाने की कोशिश करते डमी टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं। लाल किला परिसर ही नहीं, पूरे दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने कमान संभाल रखी है। संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिस तरह से आतंकी अत्याधुनिक हथकंडे अपना रहे हैं, उसी तरह सुरक्षा एजेंसियां भी उन पर हाईटेक नजर रख रही है। सीरो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आईसीएमआर ने छोटे बच्चों के स्कूल खोले जाने की बात कही है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि 2-3 महीने और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट में छोटे बच्चे, बड़े बच्चों और एडल्ट में एंटीबॉडीज पाए जाने का अंतर सिर्फ 5 से 10% ही है। 6 से 9 साल के 57.2% बच्चों में ही एंटीबॉडी मिली है, यानी जिन 40 करोड़ लोगों को अभी भी संक्रमण का खतरा है उसमें आधे बच्चे हैं। इसलिए थर्ड वेव का इंतजार करें, उसके बाद ही इस तरह की योजना पर अमल करें। ऐसे कई सवाल हैं जिनमें आजकल लगभग हर माता पिता जूझ रहे हैं। कई राज्यों में सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं, लेकिन अब अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला लेना है। बीते साल मार्च में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था और सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे। पढ़ाई पर असर न पड़े इसलिए ऑनलाइन क्लासेस के जरिए एक नई तरह की व्यवस्था बनी और बच्चों ने पाठ्यक्रम की अपनी पढ़ाई जारी रखी। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले आना कम जरूर हुए हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। ऐसे में बच्चों को सुरक्षित रखने की माता पिता की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि तीसरी लहर में बच्चों पर ही ज़्यादा असर पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है। बच्चे अब तक घर के सुरक्षित माहौल में थे, लेकिन अब उन्हें अन्य बच्चों के बीच भेजना और उन्हें संक्रमण से बचाए रखना अभिभावकों के लिए बड़ी चुनौती है।
डॉक्टरों ने कहा कि स्कूल खोले जाने की योजना अलग अलग राज्य और वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट व पीडियाट्रिक्स डॉक्टर अरुण गुप्ता ने कहा कि जिन देशों में बच्चों का स्कूल खोला गया है वहाँ पर कोरोना के मामले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि मेरी राय है कि अभी स्कूलों को नहीं खोलना चाहिए। मेदांता की पीडियाट्रिक्स डॉक्टर नीलम मोहन ने कहा कि इस सर्वे के आधार पर ICMR ने कहा कि 40 करोड़ लोग अभी भी खतरे में हैं जिन्हें संक्रमण हो सकता है। इस 40 करोड़ में तो बच्चे भी है। सर्वे में छोटे बच्चे में 57% एंटीबॉडी मिली है, यानी 43% बच्चे अभी भी खतरे के दायरे में है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश ही नहीं, दुनिया में पेगासस जासूसी कांड से हंगामा मचा हुआ है। भारत में विपक्षी दल सवाल कर रहे हैं कि क्या सरकार ने इजरायली कंपनी NSO ग्रुप से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था। उधर NSO ग्रुप ने 30 जून को अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी की थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके 40 देशों में 60 ग्राहक हैं, जिनमें सरकारें और सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। ग्राहकों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसियां 51% के साथ, तो कानून प्रवर्तन संस्थान क्रमशः 38% और सेना 11% के साथ शामिल है। इजरायली कंपनी ने रिपोर्ट में यह आशंका जताई थी कि सरकारें और सरकारी एजेंसियां पेगासस का इस्तेमाल नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, वकीलों, NGO आदि की जासूसी करवा सकती हैं। उसने इससे मानवाधिकारों के उल्लंघन का खतरा भी होने की चिंता जताई है। उसका दावा है कि उसने वर्ष 2020 में पेगासस के दुरुपयोग की 12 घटनाएं पकड़ी थी। NSO ने कहा कि अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच पेगासस स्पाईवेयर के करीब 15% ग्राहकों को नकार दिया गया, क्योंकि मानवाधिकार उल्लंघन की चिंता थी। उसका दावा है कि वर्ष 2016 से वह करीब $30 करोड़ यानी करीब 22 अरब रुपए का सौदा ठुकरा चुकी है। इनमें $10 करोड़ अर्थात करीब 7.50 अरब रुपए के वैसे 5 ग्राहक भी थे, जिन्होंने पेगासस का दुरुपयोग भी किया था। इन ग्राहकों को सिस्टम से हटा दिया है। NSO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वो भले ही जासूसी के लिए पेगासस स्पाईवेयर की बिक्री करती है, लेकिन वो इतना ज़रूर चाहती है कि उसके ग्राहक मानवाधिकारों का ख्याल रखें और इसका इस्तेमाल सिर्फ अपराध और आतंक के बड़े वारदातों को रोकने या उसकी जांच करने तक सीमित रहे। उसने कहा कि ग्राहकों पर नजर रख पाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ग्राहकों के लिए पेगासस के इस्तेमाल की रिपोर्ट मुहैया कराने की शर्त तो होती है, लेकिन इसके लिए ग्राहकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि अपनी तरफ से जांच में अगर किसी तरह का दुरुपयोग पकड़ में आता है तो ग्राहक को सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दिए जाने का प्रावधान है। कंपनी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में उसके ग्राहकों की तरफ से दुरुपयोग की सिर्फ 0.5% घटनाएं ही सामने आई हैं। 55 देशों को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। पड़ताल में शक सही निकला था। धरती पर सबसे गर्म जगहों में से एक संयुक्त अरब अमीरात में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तपती गर्मी से निजात पाने के लिए अब एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के साथ मिलकर ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ आर्टिफिशियल बारिश की जा रही है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। देश के राष्ट्रीय मौसम केंद्र ने इससे मिली सफलता का फुटेज भी शेयर किया है। संयुक्त अरब अमीरात में इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है। हालत इतनी खराब है कि पारा 120 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 50 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। ऐसी प्रचंड गर्मी में तप रहे UAE के लोग बारिश के लिए बुरी तरह तरस रहे थे, लेकिन बारिश की संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे में प्रशासन ने खुद ही कृत्रिम बारिश कराने का फैसला किया।
सफलता मिली भी। मौसम विभाग ने दुबई समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का वीडियो जारी किया है। साथ ही बताया है कि ये क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन का हिस्सा थी। इस मिशन में औसतन सिर्फ 4 इंच बारिश कराई जा सकती है। इस कृत्रिम बारिश के लिए ड्रोन तकनीक का सहारा लिया गया। शॉक के जरिए बादलों को छोड़ा जाता है ताकि वे एक साथ टकरा सके और बारिश कर सके। मौजूदा प्रणाली का नेतृत्व इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के शोधकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस तकनीक को ट्रिगर की तरह इस्तेमाल करके बारिश की मात्रा को बढ़ाया जा सकेगा। बता दें कि यूएई दुनिया के 10 सबसे गर्म देशों में से एक है। यहाँ साल में सिर्फ 3 इंच औसतन बारिश होती है। बारिश बढ़ाने के लिए $1.5 करोड़ के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के डायरेक्टर आलिया अल मजरोई ने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज रिलीज करने वाले उपकरण ड्रोन हवा में ले जाते हैं और वहाँ बादलों में हलचल पैदा करते हैं, जिससे बारिश होती है। इसके लिए पहले से यह देखा जाता है कि बादलों की स्थिति क्या है। जैसे ही बादल बनते देखे जाते हैं, ड्रोन लॉन्च कर दिए जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर बार चार्ज देने पर बारिश होती ही है, लेकिन ज़्यादातर होती है। पवन मुंजाल की अगुवाई वाली दुनिया की सबसे बड़ी 2 पहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वेंचर को झटका लगा है। 2010 के एक फैमिली सेटलमेंट के तहत कंपनी और इसके प्रमोटर किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोकप्रिय हीरो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए ग्लोबल राइट्स पवन मुंजाल के भतीजे नवीन मुंजाल की कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक के पास है। वह पवन मुंजाल के चचेरे भाई विजय मुंजाल के बेटे हैं। पवन मुंजाल के चचेरे भाई विजय मुंजाल के बेटे नवीन 2007 से हीरो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का कारोबार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल उनके परिवार को ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर हीरो ब्रांड का इस्तेमाल करने का अधिकार है। इसका उल्लंघन होने पर वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। हालांकि परिवार के दूसरे सदस्य किसी अन्य ब्रांड के साथ इस कैटेगरी में उतर सकते हैं। उन्होंने कहा, ग्रीन व्हीकल्स के लिए हीरो ब्रांड इस्तेमाल करने का अधिकार केवल मेरे परिवार के पास है। नवीन ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हीरो ब्रांड के ग्लोबल राइट्स उनके परिवार के पास है। इनमें पर्सनल और कमर्शियल सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। मुंजाल परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच हुए व्यापक निपटारे में ये बात कही गई है। ये परिवार हीरो ब्रांड से कई तरह के कारोबार कर सकता है। इनमें 2 व्हीलर्स, साइकिल, इंश्योरेंस, रियल्टी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंपोनेंट्स और एजुकेशन शामिल है। इस परिवार के जाने माने नामों में पवन मुंजाल और विजय मुंजाल के अलावा सुनील मुंजाल और पंकज मुंजाल शामिल है। नवीन ने कहा, हमारे पास इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हीरो ब्रांड की ऑनरशिप है। कोई और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें 2 पहिया, 3 पहिया, कार और कमर्शियल व्हीकल्स शामिल हैं। इस बारे में परिवार के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है और मुंजाल परिवार में हर कोई इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। सब कुछ इसी के मुताबिक किया जा रहा है। अब तक सब कुछ इसी के मुताबिक हुआ है। हालांकि कंपनी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वह अपने ईवी के लिए हीरो ब्रांड का इस्तेमाल करेगी या नहीं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के लागू होने के वक्त तक सिर्फ राज्य की महिलाओं को ही यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट मानकर डोमिसाइल दिया जाता था। वहीं पुरुषों के साथ ये नियम नहीं थे। जम्मू कश्मीर के पुरुष अगर दूसरे राज्य की महिला से शादी करते थे तो उनके बच्चे राज्य के स्थायी निवासी कहे जाते थे। अब प्रशासन ने कहा है कि वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर की महिला से विवाह किया है वह भी प्रदेश के स्थानीय निवासी बनने के पात्र होंगे। ऐसे दंपति के बच्चे भी स्टेट डोमिसाइल लेने के योग्य होंगे। जम्मू कश्मीर में लैंगिक असमानता दूर करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। केंद्र शासित प्रदेश के डोमिसाइल कानून में बदलाव करते हुए 20 जुलाई 2021 को जारी आदेश में कहा गया है कि अब दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग जिन्होंने कश्मीरी महिला से शादी की है उनके बच्चे भी कश्मीर के स्थायी निवासी बन सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में जब तक अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A लागू था तब तक ऐसे देशों में सिर्फ महिला ही कश्मीर की स्थायी निवासी रहती, उसके बच्चों और पति को इस दायरे में बाहर रखा गया था। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। साल 1954 में इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था और इसमें स्थायी नागरिकता की परिभाषा तय की गई थी। इस अनुच्छेद की वजह से देश के कई कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होते थे। अब वह लोग भी राज्य के स्थायी निवासी बन सकते हैं जिन्होंने यहाँ की किसी स्थानीय महिला से विवाह किया है। इस महिला के बच्चे भी राज्य के स्थायी निवासी बनने के पात्र होंगे।
इसके लिए इन्हें सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। स्टेट के डोमिसाइल सर्टिफिकेट को हासिल करने वाले ये लोग सरकारी नौकरियों में आवेदन के भी पात्र होंगे। इसके अलावा ये लोग यहाँ की संपत्तियों को भी खरीद और बेच सकेंगे। इनके अलावा डोमिसाइल कानूनों के तहत ऐसे पात्रों को कई अन्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 31 जुलाई को दिल्ली में होने वाली है। यह बैठक इस बार खास है क्योंकि पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव इस दौरान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले साल 27 दिसंबर को जेडीयू के अध्यक्ष चुने गए आरसीपी सिंह पर अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए पार्टी के भीतर आवाज उठाई जा रही है। एक आदमी एक पद के सिद्धांत पर अमल करने की बात दोहराई जा रही है। आरसीपी सिंह 7 जुलाई को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के अंदर चल रही दबाव की राजनीति रविवार को तब सामने आई जब आरसीपी सिंह ने बिहार जदयू के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वह केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष दोनों के रूप में काम करने में सक्षम है, लेकिन अगर पार्टी फैसला करती है तो मैं निश्चित रूप से एक मजबूत सहयोगी को यह जिम्मेदारी दूंगा। इस बयान को एक तरह से टॉप लीडरशिप में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक नया पार्टी प्रमुख चुनने के लिए पर्याप्त संकेत दिए हैं। वहीं इस साल 14 मार्च को अपनी 8 साल पुरानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जदयू में विलय करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी के अध्यक्ष के लिए रेस में माना जा रहा है। दरअसल ये कुशवाहा के लिए एक घर वापसी थी, जिन्होंने जनवरी 2013 में नीतीश के साथ राजनीतिक मतभेदों के बाद जदयू छोड़ दिया था और 3 मार्च 2013 को रालोसपा का गठन किया था। विलय के फौरन बाद नीतीश ने कुशवाहा को जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद कुशवाहा को पार्टी के चुनाव चिन्ह पर एमएलसी बनाया गया और राज्य की राजधानी में एक बड़ा बंगला भी आवंटित किया। दूसरी तरफ जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बताया कि अभी तक 31 जुलाई की बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, चूंकि अभी तक एजेंडा बहुत स्पष्ट नहीं है, इसलिए किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। तो टॉप 10 के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।